हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है अधिनियम 1919 ईस्वी, जिसको कि हमने पूर्व में प्रारंभ कर रखा था, उसके गुण दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं थी और उसकी क्या खामियां थी। तो पहले इसकी जो विशेषताएं या जो इसके गुण थे उसको हम जान लें। बच्चों, इस अधिनियम का महत्व जो है इस बात को लेकर के है कि इसने उत्तरदायी शासन प्रणाली के विकास में सहयोग किया। संसदीय प्रशासन की जो सारी विशेषताएं विधान परिषदों में शामिल की गई थी, उसमें मॉन्टफोर्ट सुधारों ने यह स्वीकार किया था कि सुधार उत्तरदायी शासन की दिशा में निश्चित कदम थे। बच्चों, 1892 ईस्वी के अधिनियम की तुलना में जो यह अधिनियम था उसको प्रगतिशील माना जा सकता है और बहुत सारे विद्वानों के मत में भी इस अधिनियम के कारण सार्वजनिक महत्व के विशेषकर वित्तीय विषयों पर विचार विमर्श संबंधी अधिकारों की दिशा में विशेष प्रगति हुई थी। इस अधिनियम की एक जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसके द्वारा निर्वाचन के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था, जबकि 1892 ईस्वी के अधिनियम में इसे स्वीकार नहीं किया गया था। मनोनयन तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर जो है उस पर भी बल दिया गया था। भारतीय विधान परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुने हुए भारतीयों को सदस्य बनाया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण ग्रहण करने का अवसर जो है वो प्राप्त हो सका था। तो ये इसके कुछ जो है वो विशेषताएं थे या जो कुछ गुण है वो थे। अब जो इसके दोष थे इस अधिनियम के, उस पर हम चर्चा करें। इसमें बहुत सारे दोष थे, क्योंकि बच्चों ऐसा हम जानते हैं कि जितने भी अधिनियम पारित हुए हो तो सारे के सारे अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए जो है उसे पारित किया। इसलिए उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि किस तरह से उनकी राजनीतिक रोटी जो है वो यहाँ पे वो सेकी जाए और उसमें सहूलियत होता रहे। इसका जो सबसे प्रमुख दोष था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी की गई थी, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही बुरी थी। इसने देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रसार में सहयोग किया। हिंदू और मुसलमान जो है वो एक दूसरे से दूर होते चले गए और अंत में 1947 ईस्वी में, जैसा कि हम जानते हैं कि देश जो है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। मुसलमानों को सामान्य तथा सांप्रदायिक दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ने के अधिकार उसको प्राप्त हो गए, उसको अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। इस प्रकार उन्हें बहुमताधिकार मिला और निर्वाचित स्थानों में जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान उसको मिला। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि संयुक्त प्रांत के विधान परिषद में मुसलमानों को 26 में से 8 स्थान प्राप्त हुए, जबकि उनकी जो जनसंख्या थी वो कुल जनसंख्या की 1/6 थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जनसंख्या उनकी 1/6 थी कुल जनसंख्या की, लेकिन स्थान जो है उनको 8 प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सिर्फ मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार मिला। रॉबर्ट्स जो है वो लिखता है कि इस वर्गीय प्रतिनिधित्व ने समाज के विभिन्न वर्गों में मतभेद पैदा कर दिए एवं उनके हितों में मेल असंभव कर दिया। पंडित नेहरू भी इसके बारे में लिखते हैं उनके शब्दों में कि भविष्य में मुसलमान केवल प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े हो सकते थे। इस तरह उनके चारों ओर एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी गई और उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया। प्रारंभ में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमित होने के कारण यह दीवार छोटी थी, किंतु मताधिकार में वृद्धि के साथ साथ यह लंबी होती गई एवं सामाजिक और सार्वजनिक जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया कि संपूर्ण सामाजिक जीवन के ढांचे में घून लग गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी इसके कुछ जो दोष थे उसमें, जैसे कि मताधिकार जो है व्यापक नहीं हुआ था और वर्ग तथा संपत्ति को उसका आधार बनाया गया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 1 दर्जन से भी कम थी और महिलाओं को मताधिकार जो है वो नहीं दिया गया था, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया ही नहीं गया था। इसके अलावा इसमें उत्तरदायी शासन के लिए किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप संसदीय प्रथाएं तो प्रचलित रही, किंतु संसदीय शासन की आत्मा का जो है वो अभाव रहा। भारतीयों ने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन किया था, अधिनियम ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इस अधिनियम में हम देखते हैं बच्चों कि इसने सरकार की नीति को भी स्पष्ट कर दिया। अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासकों ने उभरते हुए सशक्त राष्ट्रवाद के विरुद्ध भारतीय समाज के कुलीन वर्ग, विशेषकर सांप्रदायिक तत्वों को अपनी ओर मिलाने का सफल प्रयास किया था।
सफल प्रयास उन्होंने किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अधिनियम में हिंदुओं के हितों की उपेक्षा की गई थी और उनके साथ अन्याय किया गया था। हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों में मुसलमानों को अपनी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, किंतु पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व की सुविधाएं नहीं दी गई थी। अधिनियम ने जमींदारों तथा वाणिज्य मंडल जैसे कुछ विशिष्ट हितों तथा वर्गों को आवश्यक रूप से महत्व दिया था, क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि अधिनियम ने प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण पड़ा रहा। अनुशासन, विधि निर्माण तथा राजस्व के क्षेत्रों में केंद्र ने प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। अधिनियम की समीक्षा में देखते हैं कि डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि अधिनियम का सार इसमें है कि जो कुछ दिए गए उनके अर्थों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। अतः जहां लोकतंत्र के निर्वाचन सिद्धांत को अपनाया गया, वहां अलोकतंत्रीय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो की गई थी। प्रांतों में सरकारी बहुमत को समाप्त कर दिया गया था, परंतु निर्वाचित सदस्य अल्पमत में ही पड़े रहे। शासन किसी भी प्रकार इस सत्य को छिपा नहीं सका कि वास्तविक सत्ता ब्रिटिश हाथों में ही बनी रहे। हमने आरंभ में ही बच्चों इस बात को कहा है कि कोई भी अधिनियम पारित हो, अंग्रेज हमेशा अपने लाभ, अपने हितों का ही वो ध्यान रखते थे। इसीलिए किसी भी अधिनियम में भारतीयों के लिए बहुत विशेष सुविधा कुछ हद तक कागज पर भले ही दिखाई दे, लेकिन वास्तविक अर्थों में, व्यवहारिक रूप में वो हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों का शोषण और केवल शोषण और शोषण ही करना था। उनका प्रथम लक्ष्य, द्वितीय लक्ष्य, तृतीय लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य, सारा लक्ष्य उनको भारतीयों के आर्थिक शोषण का था। और इसलिए उन्होंने जो है सो राजनीतिक वर्चस्व कायम करके अपने हितों का उन्होंने रक्षा की और अपने हितों को उन्होंने साधा। तो बच्चों, हमने 1909 ईस्वी के अधिनियम के गुण और दोष पे चर्चा किया और भी जो इसके बहुत सारे पहलू थे उन सबों पे चर्चा किया। तो आज 1909 अधिनियम जो है वो समाप्त होता है। अब अगली कक्षाओं में हम अधिनियम 1919 ईस्वी पे चर्चा करेंगे और इसी तरह संवैधानिक विकास के क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है पाठ योजना है और उन बच्चों के लिए के सिलेबस में ये पाठ शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।